हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 4। ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर के ऊपर। आज चैप्टर एंड हो जाएगा। आज की क्लास में हमें पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और आखिरी टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पावर। और इन सब के बेसिस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को, आज की क्लास को। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है। आपको पता होगा कि जब भी किसी कंडक्टर से जब करंट जाता है तो वहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर बहुत देर तक फ़ैन चलाएंगे तो वो हीट हो जाएगा, टीवी भी चलाएंगे तो हीट हो जाता है। तो ये सब कॉमन एग्जांपल्स है ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी गुजरता है तो हीट ऑब्टेन होता है। इसी को बोलते हैं, दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हीट कितना ऑब्टेन होगा, तो इसका जवाब हमें मिलता है फ्रॉम द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और कुछ नहीं, इस फॉर्मूले का ही दूसरा नाम है, H=I²RT। इसका मतलब ज़रा समझते हैं। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, द लॉ इम्प्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर इज नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस, number 2 directly proportional to the resistance for a given current, and number 3 directly proportional to the time for which the current flows through the resistor। तो हीट जो जितना प्रोड्यूस होगा वो तीन चीज़ पर डिपेंड करेगा। पहला, करंट के स्क्वायर पर, जितना ज़्यादा करंट भेजिएगा उतना ज़्यादा हीट ऑब्टेन होगा। वही लिखा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, और फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस जितना भी रहे वो हीट डिपेंड करेगा टू द स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, पहला इस पर डिपेंड करेगा। नंबर 2, हीट डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे। जितना ज़्यादा उस कंडक्टर या फिर रेजिस्टर का जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ये लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट में। और तीसरा पॉइंट बोला गया है टाइम। जितना देर के लिए आप करंट पास कीजिए उतना ज़्यादा हीट ऑब्टेन होगा। तो इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा हीट, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा हीट, और जितना ज़्यादा टाइम के लिए पास करेंगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इस तीनों को हम लोग मिला कर बोलते हैं दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जितना अंडरलाइन किया हुआ है उतना आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो H=I²RT ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है। अब यहाँ पे हम लोग चाहे तो कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, IR के जगह पे हम लोग V डाल सकते हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा VIT। ठीक है, तो डिफरेंट एडजस्टमेंट करके ये सब फॉर्मूला बनता है हमारे पास। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो लिखा हुआ है H, यहाँ पे मैंने WQ लिख के रखा हुआ है। तो इस चैप्टर के लिए वर्क डन, हीट और एनर्जी तीनों को हम लोग इक्विवेलेंट मान के चलते हैं। तीनों एक ही जैसा चीज़ है। तो सवाल में अगर हीट निकालने बोला है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। कभी वर्क डन निकालने बोला होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो वर्क डन, हीट और एनर्जी तीनों को एक ही मान के चलिए फिलहाल आप। ठीक है, और ये पूरा फॉर्मूला 1 2 3 4 चार चीज़ें हीट का फॉर्मूला, चारों आपको अच्छे से याद होना चाहिए। हो सके तो अभी याद कर लीजिए। अभी हम लोग सवाल करते करते आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा और आप देख भी पाएंगे कि कैसे कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें एक सवाल दिख रहा है, एग्जाम्पल 12.10। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वाट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट एंड 360 वाट व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम। अब ये देखिए वाट, आपको पिछली क्लास से पता होगा कि पावर का यूनिट होता है वाट। मतलब ये 840 क्या है, पावर दिया गया है। पावर के बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप इसको समझिए कि ये पावर है। पावर का फॉर्मूला होता है P=VI। अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, तो पावर बोला गया है कि 840 वाट होता है जब हीटिंग मैक्सिमम होता है, और पावर 360 वाट होता है जब हीटिंग क्या होता है, मिनिमम होता है। तो दो केस बन रहे हैं हमारे पास, और दोनों में ही वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। पूछा गया कि व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस। दो चीज़ निकालना है, करंट और रेजिस्टेंस। तो देखिए हमें पता है कि P=VI होता है। तो P तो ये रहा और V ये रहा। तो P और V मिल गया तो हम यहाँ से I निकाल सकेंगे आराम से। I=P/V होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो मैक्सिमम वाले केस में आ गया करंट यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए I मिल गया हमें, और V तो दोनों ही केस में 220 है, तो R निकाल लेंगे ओम्स लॉ से। R=V/I। समझ में आ रहा होगा आपको ये कैसे आया। V=IR फॉर्मूला से R आता है V/I। वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, इतना आ जाएगा। सिमिलरली मिनिमम वाले केस में भी वैसे ही कर लेंगे कि I=P/V। वैल्यू पुट किया हमने, I का वैल्यू आ गया, और फिर हमने उसी तरीके से R भी निकाल लिया। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया, इजी था ये। चलिए एग्जाम्पल 12.11 देखते हैं। ये अच्छा एग्जाम्पल है। लिखा हुआ है 100 जूल ऑफ हीट। तो आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन भी आपको लिखते जाना है। तो आप लिखेंगे H=100 जूल।
इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड मतलब टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड, टी इक्वल टू 1 सेकेंड। अगर टाइम यहाँ पे मिनट में दिया रहता ना तो उसको हम लोग सेकेंड बनाते, ठीक है, इंटू 60 करके। तो एच मिला है, टी मिला है और आर इक्वल टू 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, वी हमें निकालना है, ठीक है। तो आपको देखना होगा ये कि एच टी और आर और वी, एच टी वी आर में कौन सा रिलेशन है यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये रहा एच और ये रहा टी, ये रहा वी, ये रहा आर। तो W इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाई आर, ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे हम लोग। चलिए इसको करके देखते हैं। हमने अभी फॉर्मूला देखा H इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाई आर। तो हीट कितना दिया हुआ है 100, वी स्क्वायर, वी तो हमें निकालना है, इनटू टाइम था 1 सेकेंड और रेजिस्टेंस दिया है 4। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो वी स्क्वायर आ गया 400, ठीक है। तो वी कितना हो जाएगा √400, मतलब ये आ गया 20 और वी है तो वोल्ट लगा दीजिए। समझ में आया? तो ये रहा आंसर 20 वोल्ट। तो आप समझ रहे एडवांटेज क्या है? ये एडवांटेज है इस पूरे फॉर्मूला को याद करने का कि एक बार में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है वाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक हीटर में क्या यूज़ होता है? एलॉय यूज़ होता है, हमने पिछली क्लास में देखा था, ठीक है। तो उस एलॉय का हमने 2 प्रॉपर्टी देखा था जिस वजह से वो इलेक्ट्रिक हीटर में यूज़ होता है। पहला प्रॉपर्टी क्या था कि उसका जो रेजिस्टिविटी है वो हाई होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा हीट ऑब्टेन होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक हीटर का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है, इस वजह से वो हीट होने से क्या हो जाता है, ग्लो करने लगता है। लेकिन कॉर्ड जो है, तार जो है, उसका रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए वो उतना हीट नहीं हो पाता है और वो बच जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो इसका आंसर आपको क्या लिखना होगा? तो देखिए इसका आंसर ये रहा, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द हीटर इज मेड अप ऑफ एलॉय विच हैज़ वेरी हाई रेजिस्टेंस। सो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द हीटिंग एलिमेंट इट बिकम्स टू हॉट एंड ग्लोज रेड। बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और लाल जैसा दिखने लगता है, लाल हो जाता है जल के। बट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉर्ड विच इज़ यूजुअली मेड ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम इज़ वेरी लो। कॉर्ड का रेजिस्टेंस काफ़ी लो है, सो इट डज नॉट ग्लो, वो उतना हीट नहीं होता और ग्लो भी नहीं करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कंप्यूट द हीट जनरेटेड, हीट निकालना है। तो H इक्वल टू क्वेश्चन मार्क वाइल ट्रांसफरिंग 96000 कोलम। तो ये चार्ज दिया है तो Q इक्वल टू इतना, तो H निकालना है, Q दिया है इन 1 आवर, टाइम इक्वल टू 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, V भी दिया है 50। तो देखिए ये है इसका फॉर्मूला यहाँ पे हमारे सामने। हमें निकालना है H या फिर W भी बोल सकते हैं। Q दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इसको हमने सेकंड बना लिया, और V दिया हुआ है। तो हमें देखना है ये H Q T V में कौन सा रिलेशन है। तो H Q V यहीं पे हमें मिल रहा है। इसमें भले ही T नहीं है तो T का कोई यूज़ भी नहीं है अगर फॉर्मूले में नहीं है तो यहाँ पे हम लोग H निकाल लेंगे, H इक्वल टू Q V होता है। तो ये इंटू ये कर देंगे, ये रहा, इसको इंटू करने से इतना जूल आ रहा है। आप चाहे तो इतना पे आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा अच्छे से आंसर लिखना है तो आप ऐसे लिख करके लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं साइंटिफिक फॉर्म में लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। तो आप लिखिएगा R इक्वल टू 20 ओम, टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, I इक्वल टू 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स, टाइम इक्वल टू 30 सेकेंड। तो RIT हमें निकालना है H, तो ये तो सीधा सीधा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, H इक्वल टू I स्क्वायर RT फॉर्मूला लगाएंगे और हमें मिल जाएगा। एक बार देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन। ये देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया था वैसे वैसे हमने वैल्यू यहाँ पे नोट डाउन किया। हमें पता है H इक्वल टू I स्क्वायर RT, आप चाहे तो एग्जाम में यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए और यहाँ पे सॉल्व करके इतना जूल आ गया। ये यूनिट देना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, जो कि है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से हीट प्रोड्यूस होता है, ये एक इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस है। इनएविटेबल मतलब दैट कैंट बी अवॉइडेड, ठीक है। हीट ऑब्टेन होगा ही, आप चाहे या फिर ना चाहे। अब ये हमारे ऊपर है कि हम वो हीट का क्या क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस हीट का हम लोग 3 तरीके से यूज़ करते हैं जो हमारे बुक में दिया गया है। पहला, बहुत सारे हीटिंग डिवाइसेस जैसे कि द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक हीटर,
ये सब ऑफ द फेमिलियर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है जो कि बेस्ड है ऑन जूल्स हीटिंग। तो ये हो गया पहला एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग, ये सब डिवाइसेस बनाने में हेल्प करता है। दूसरा एप्लीकेशन पे आते हैं, दूसरा है ये, द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट एज इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। तो हीटिंग से हम लोग लाइट भी ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब में हमें देखने को मिलता है। बल्ब में आपको पता है फिलामेंट होता है, ठीक है। उस फिलामेंट में कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए। पहला प्रॉपर्टी ये है, फिलामेंट जो है हीट को रिटेन कर पाए, ये प्रॉपर्टी उसमें होना चाहिए। और उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट ना कर जाए, क्योंकि उसको हीट करना है। बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो वो गर्म हो जाएगा, और गर्म होके मेल्ट नहीं होना चाहिए, वो हीट को रिटेन करे और इतना गर्म हो कि लाइट निकल जाए वहाँ से, ठीक है। तो ऐसा ही एक मेटल है टंगस्टेन, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ अ बल्ब। टंगस्टेन का मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। उसके लिए हम लोग टंगस्टेन यूज़ करते हैं। तो एग्जाम में एक बार ऐसा क्वेश्चन ये पूछते हैं आपसे कि कौन सा मटेरियल से हम लोग फिलामेंट बनाते हैं, और टंगस्टेन ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। ये आंसर देना होगा आपको, ठीक है। और बल्ब के अंदर एक हम लोग इनएक्टिव गैसेस भर देते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस, ये सब भर देते हैं ताकि कोई रिएक्शन ना हो फिलामेंट के साथ, ठीक है। तो ये था दूसरा एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट कि हम लोग बल्ब बनाने में यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस लाइट। आते हैं तीसरे एप्लीकेशन पे। तीसरा एप्लीकेशन है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज यूज टू मेक फ्यूज़। फ्यूज़ बनाने में ये हेल्प करता है। फ्यूज़ क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो प्रोटेक्ट करता है सर्किट्स एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। कभी भी अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है तो फ्यूज़ का तार क्या होता है, टूट जाता है, क्योंकि फ्यूज़ का एक लिमिटेड कैपेसिटी होता है कि इस अमाउंट ऑफ करंट से ज़्यादा अगर बहेगा तो वो तार पिघल के टूट जाएगा, ठीक है। तो फ्यूज़ हेल्प करता है कि हमें सर्किट्स और अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने में फ्रॉम अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और फ्यूज़ हमेशा कैसे लगाया जाता है? सीरीज में लगाया जाता है विद द डिवाइस। तो ये भी एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। इसके साथ साथ फ्यूज़ कैसे बनता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ अ मेटल और एन एलॉय ऑफ एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। एक छोटा सा तार लगा होता है किसी मेटल का या फिर कोई एलॉय का, जो फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड, ये सब का तार लगा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 3 एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। पावर का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो देखिए इसको हम लोग अभी समझ लेंगे, पहले आप इसको देखिए। आपने पीछली क्लास में पढ़ा होगा कि पावर इज नथिंग बट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। और वर्क तो कुछ नहीं, एनर्जी है। तुम लोग बोल सकते हैं कि पावर इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। किस स्पीड से एनर्जी आप यूज़ कर रहे हैं उस स्पीड को बोला जाएगा इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो किस स्पीड से कोई एक इलेक्ट्रिक डिवाइस इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो उस स्पीड को बोला जाएगा उस इलेक्ट्रिक डिवाइस का पावर। समझे कि नहीं समझे? पावर का अगर फॉर्मूला का बात करें तो पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब रेट जब भी होता है तो डिवाइड बाई टाइम होता है। तो पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, W/T, ठीक है। अब देखिए वर्क डन का फॉर्मूला तो हमने पहले देखा था बहुत सारा कि W इक्वल टू QB हमने देखा था, VIT देखा था, I²RT देखा था यहाँ पे। तो देखिए अगर आप इसको याद कर लेते हैं ना, इस वाले फॉर्मूले को याद कर लेते हैं तो वो फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। W/T अगर करना है तो जहाँ जहाँ पे T है वहाँ से T हटा दीजिए। ये VIT है तो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा VI। I²RT तो I²R हो जाएगा पावर का फॉर्मूला। V²T/R मतलब V²/R हो जाएगा पावर का फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं आया? बस आप ये इसको याद कीजिएगा तो पावर का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। सिर्फ आपको T हटा देना है इन सब में से। तो वही यहाँ पे लिखा गया है W/T, VI, I²R और V²/R। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट। और 1 वाट का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो देखिए P इक्वल टू VI तो 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अगर करंट 1 एम्पियर हो, वोल्ट 1 वोल्ट हो, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पावर होगा 1 वाट। तो इसका डेफिनेशन कैसे हो जाएगा? इट इज़ द पावर कंज्यूम्ड बाई अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर किसी डिवाइस का अगर कोई डिवाइस 1 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है और वो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे काम कर रहा है, तो इसका मतलब वो डिवाइस कितना पावर कंज्यूम कर रहा है? बोलेंगे 1 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पावर एंड डिफाइन इट। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट, और डेफिनेशन ये लिखना होगा आपको जो रेड से अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, ये जो वॉट है ना, ये वेरी स्मॉल यूनिट है। तो हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लोग क्या करते हैं? किलो वॉट यूज़ करते हैं।
किलोवाट का इक्वल टू होता है 1000 वाट के, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, अब देखिए यहाँ पे एनर्जी बोले या फिर हीट लिखे या फिर वर्क डन लिखे, वो होगा इक्वल टू पावर इंटू टाइम। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं W इक्वल टू पी इंटू टी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, तो वही लिखा गया W इक्वल टू पी इंटू टी, W या फिर H या फिर E। तो देखिए एनर्जी का यूनिट क्या हो गया, पावर का यूनिट इंटू टाइम का यूनिट, मतलब वॉट और आवर। तो इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा वॉट आवर, ठीक है। तो लेकिन हमारे घर में जो नॉर्मली हम लोग जो यूनिट बोलते हैं वो क्या होता है, किलो वाट आवर होता है। तो 1 किलोवाट आवर जिसका वैल्यू होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, वो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं 1 यूनिट। आप सुने होंगे घर में कि 2 यूनिट बिजली बिल उठा है, 20 यूनिट उठा है, तो वो यूनिट हम लोग किसको बोल रहे होते हैं, डायरेक्टली किलोवाट आवर को बोल रहे होते हैं, ठीक है। आप ये वैल्यू याद करके रखिएगा, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल। ये आया कैसे, तो देखिए 1 किलोवाट, किलो की जगह पर 1000 वाट हमने लिख दिया, आवर को सेकंड में करेंगे तो 3600 सेकंड, इसको इंटू करेंगे तो इतना आएगा, और वाट सेकंड, और वाट सेकंड इज नथिंग बट जूल। समझ में आया? चलिए कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा आपको। ये देखिए एग्जांपल 12.2 लिखा गया है, सवाल है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल गया, द करंट इज 0.5 एम्पियर, आई भी मिल गया, तो वी आई मिल गया, पावर निकालना है हमें, तो पी इक्वल टू वी आई नॉर्मल इंटू करेंगे, आंसर आ गया, और आंसर देंगे वॉट में, ठीक है। ये याद रखिएगा बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 12.13, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो देखिए इसको कैसे करना होता है। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। तो रेफ्रिजरेटर है आपके पास जिसका पावर दिया गया है 400 वाट, वो हर एक दिन में 8 घंटा काम करता है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट 3 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। तो कितना खर्च आएगा उसको ऑपरेट करने के लिए अगर आप 30 दिन यूज़ करते हैं और 1 किलोवाट आवर का दाम 3 रुपया है। तो फिलहाल आप इसको तो साइड में रखिए रुपये वाला बात को, पहले एनर्जी तो निकाल लेते हैं, ठीक है। एनर्जी को प्राइस से इंटू कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगा। तो हमें अभी पढ़ा था एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो देखिए, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है, आप उसको देखिए पहले। जब भी आपके एग्ज़ाम में ये इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला क्वेश्चन है जिसमें कॉस्ट निकालने को बोला जाए, तो आप ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, एनर्जी इन किलोवाट आवर इक्वल टू पावर इंटू टाइम। हमने तो पढ़ा ही था, लेकिन चूंकि ये किलोवाट है तो डिवाइड बाई 1000 भी हमने कर दिया, ठीक है। और पावर वाट में होना चाहिए, टाइम आवर में होना चाहिए, तभी ये किलोवाट आवर में आएगा आंसर। पावर को अगर और खोलना चाहे तो पावर इक्वल टू वी आई, और टाइम को तो टाइम ही हमने रहने दिया, तो वी होना चाहिए वोल्ट में, आई होना चाहिए एम्पियर में, टाइम होना चाहिए आवर में। तो ये फॉर्मूला आप याद करके रखिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एनर्जी इक्वल टू पी इंटू टी बाई 1000। तो ये हमने इन्फॉर्मेशन पहले से नोट करके रखा है। पावर 400 वाट, टाइम था 30 दिन यूज़ कर रहे हैं और एक दिन में 8 घंटा है, तो इतना घंटा निकल के आ गया। एनर्जी निकालने के लिए पी इंटू टी बाई 1000, इसको सॉल्व किया हमने, इतना आ गया किलोवाट आवर, ठीक है। और कॉस्ट निकालने के लिए इसको रुपीज़ 3 रुपये से गुना कर दिया, क्योंकि 1 यूनिट का दाम 3 रुपये दिया था, आ गया ₹288। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। तो रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड मतलब एनर्जी किस रेट से आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस रेट को क्या बोलते हैं, उस रेट को बोलते हैं पावर। पावर इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, पावर। क्वेश्चन नंबर 2, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन। तो आई दिया है आपको, वी दिया है, डिटरमाइन द पावर। तो पावर आराम से निकाल लेंगे, पी इक्वल टू वी आई, ये इंटू ये 1100 आ जाएगा। एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। एनर्जी निकालना है तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने देखा था पी इंटू टी। पावर जितना भी आया था 1100 इंटू टाइम, 2 से इंटू कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए सर देख लेते हैं कैलकुलेशन। तो ये देखिए हमने पहले नोट करके लिखा, आई इतना, वी इतना, टाइम इतना, पी निकालना है, वी आई कर दिया, इतना आ गया, वाट लिखना जरूरी है। एनर्जी निकालने के लिए पावर इंटू टाइम, तो इतना इंटू 2 आवर्स, इतना आ गया। आप चाहे तो यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, क्योंकि सवाल में बोला नहीं कि आपको किस में यूनिट निकाल, कौन सी यूनिट में आंसर को छोड़ना है, तो आप वाट आवर में भी छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको मन है कि आपको और अच्छे से आंसर लिखना है, तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए ताकि ये किलोवाट आवर हो जाए 2.2 किलोवाट आवर। ऐसा करना लेकिन कंपलसरी नहीं है, चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बस इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, लेकिन
कुछ सवाल हमें करना होगा यहाँ से। पहला यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कर लिया था पिछली क्लास में। 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ हीटर। कौन सा पावर का फॉर्मूला नहीं है? तो I²R है, VI है, V²/RV है, IR² ये नहीं है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। तो एक बल्ब में ऐसा लिखा हुआ है, V और P दिया है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट, तो अगर इसको 110 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में लगाएंगे तो वो बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगा। बहुत अच्छा सवाल है ये। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा कोई सेंटेंस देखने को मिले कि एक बल्ब का रेटिंग दिया हो, पावर दिया हो और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, तो ये 2 इन्फॉर्मेशन से आप 2 ही चीज़ निकाल सकते हैं। पहला चीज़ है रेजिस्टेंस, और यही मैक्सिमम केस में हम लोग निकालते हैं। जब भी आपको ये P और V दिया रहेगा ना किसी बल्ब का या फिर लैंप का, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, R=V² फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है। और दूसरा चीज़ आप निकाल सकते हैं करंट, और ये वैसा करंट नहीं है, ये वो करंट है जो ये बल्ब रेजिस्ट कर सकता है, मतलब अलाउ कर सकता है अपने से पास करने के लिए सेफली। तो ये सेफ करंट है जो यहाँ से पास कर सकता है। तो ये बहुत रेयर केस में हम लोग निकालते हैं। ज़्यादातर बल्ब का रेटिंग अगर दिया हो तो हम लोग R निकालते हैं, क्योंकि ये I निकाल के ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये सवाल को करते हैं। तो ये सवाल में हमें P दिया था बल्ब का और V दिया था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले R निकाल लिया इस फॉर्मूले को, V²/P से आ गया 484 ओम। फिर दूसरा बार हमें फिर से V दिया है 110 वोल्ट, और हमें पूछा है P कितना होगा, तो फिर से P निकाल लीजिए। P का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R, बस पुट किया हमने और 25 वाट आ गया। ये फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया ना। अभी हमने देखा था P का बहुत सारा फॉर्मूला, जब V और R पता है तो P कैसे निकलेगा, तो उस फॉर्मूले से निकाल दिया हमने, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। लिखा है 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल मतलब दोनों का रेजिस्टिविटी सेम है, दोनों तारों का, ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर, डायमीटर सेम है मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, कैपिटल लेटर ए से जो डिनोट करते थे वो सेम है। और फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों को पहले सीरीज में लगाते हैं, फिर दोनों को पैरेलल लगाते हैं, अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, तो हीट का रेशियो क्या होगा, चलिए इसको करके देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 2 वायर है आपके पास, दोनों का मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो उसका रेजिस्टेंस भी R है, ठीक है। दोनों को सीरीज में निकालना है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 2R। दोनों को जब पैरेलल लगाते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाला R/2, ठीक है। अब देखिए H का फॉर्मूला, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस V है और यहाँ पे भी V है। यहाँ पे हमने हीट निकाला तो V²T/R, हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया क्योंकि हमें V पता है और R पता है, और टाइम भी दोनों में सेम ही है अगर नहीं लिखा है तो। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला, दोनों का रेशियो निकालना है तो हमने ये बाई ये लिख दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे V²T कैंसिल आउट हो गया, ये RP ऊपर चला गया, RS नीचे आ गया। RP का वैल्यू हमने R/2 यहाँ से पुट कर दिया और RS का वैल्यू 2R हमने यहाँ से पुट कर दिया। इसको थोड़ा रीअरेंज किए तो R/4R आ गया, R कैंसिल हो गया, 1/4 आ गया रेशियो। तो 1:4 रेशियो में हीट ऑप्टेंड होगा, ठीक है। मतलब पैरेलल वाले कनेक्शन में हीट ज़्यादा ऑप्टेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। लिखा है कि हाउ इज वोल्टमीटर कनेक्टेड, तो पैरेलली कनेक्ट करते हैं, हमने पहले देख लिया था। 6 हमने पहले कर लिया है, 7 हो गया, 8 हो गया, 9, 10, 11 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। लिखा है कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वॉट। तो कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब है आपके पास और हर एक बल्ब में ऐसा रेटिंग लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इतना पे काम करेगा और पावर इतना है। तो देखिए हमेशा जब भी ये V और P दिया है तो आपको पता है क्या निकालना है, R निकाल लेना है फटाक से। उसके बाद पूछा है कि हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर। तो देखिए आप कितने बल्ब कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल में, वो भी, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो और मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर पास कर सके वहाँ से। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें P दिया था हमने लिख लिया, V दिया था हमने लिख लिया, और एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल दिया, आ गया 4840 ओम, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि कितना लैम्प लगेगा, तो हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ लैम्प्स बी n। तो ये क्वेश्चन ना ठीक क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है जिसमें हमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंस निकालना था। तो देखिए तो हमने क्या किया, n बल्ब है तो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला सभी बल्ब का। तो 1/RP = 1/4840, 1/4840 करते करते कितना तो n टर्म्स तक जाएंगे।
इसको ऐड करना काफ़ी आसान है। ये कितना ठो है, n ठो है, तो n/4840। RP निकालने के लिए हमने इसको उल्टा किया, तो यहाँ पे भी उल्टा कर दिया, 4840/n। अब देखिए हमें V पता है, क्वेश्चन में बोला था 220 वोल्ट और मैक्सिमम अलाउेबल करंट 5 एम्पियर था। तो V पता है, I पता है, R पता है, तो हमने क्या किया, ओम्स लगा दिया। V = IR, सबका वैल्यू हमने पुट कर दिया और यहाँ से n को सॉल्व कर दिए, आ गया 110। ठीक है, अब इसको अपने तरीके से सॉल्व कीजिएगा, जैसे भी सॉल्व कीजिए आपका आंसर आ जाएगा 110। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 हमने पिछली क्लास में कर लिया था। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे लिखा हुआ है कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। तो 2 ओम रजिस्टर कितना पावर कंज्यूम करता है, दोनों ही केस में हमें निकालना है। इतना तो फॉर श्योर है कि पावर का फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं, उसमें R ये फिक्स होगा 2 ओम। तो पावर का फॉर्मूला हमने क्या क्या देखा था, P = I²R, ये था पहला फॉर्मूला जिसमें R था, और एक फॉर्मूला था V²/R, इसमें भी R था। ठीक है, और सवाल उठता है कि कौन सा किस में लगाएंगे। नंबर 1 में बोला गया है कि 6 वोल्ट बैटरी है और ये सीरीज़ में लगा हुआ है विथ इतना इतना रजिस्टर। तो सीरीज़ वाले में हमने पढ़ा था कि I सेम होता है, तो हम लोग इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 वोल्ट बैटरी है और ये पैरेलल में लगा हुआ है। पैरेलल वाले में बोलिए क्या सेम होता है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, V सेम होता है। तो सेकंड वाले में हम लोग ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिए R तो फिक्स है, 2 जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा 2। हमें चाहिए I इस केस में, तो I निकालेंगे कैसे। I का फॉर्मूला होता है I = V/R, ओम्स लॉ से। तो V पता है 6 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, 2 + 1 3, 6/3 करेंगे 2 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 डालेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 2 8 आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, तभी हम लोग देखेंगे डिटेल में करके। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 4 वोल्ट बैटरी है, तो V तो पोटेंशियल डिफरेंस में सेम होता है, तो V² मतलब यहाँ पे 4 4 16 हो गया, और बाई R मतलब 2, 16/2, तो यहाँ पे भी आ रहा है 8 आंसर। चलिए इसको करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाला 3 ओम, करंट निकाल लिया 2 एम्पियर, पावर हो गया I²R 8 वाट। पैरेलल वाले में वोल्टेज सेम होता है, तो पावर हो गया V²/R मतलब 4 × 4/2, मतलब यहाँ पे भी आ गया 8। तो दोनों में ही आंसर 8 वाट है। समझ में आ गया होगा, ईजी। चलिए बढ़ते हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पे और वन ऑफ द टफ क्वेश्चन जो किसी को लगता है। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है कि 2 लैंप, 2 आपके पास बल्ब है, एक में ये रेटिंग दिया हुआ है, दूसरे में ये रेटिंग दिया है। तो आपको पता है कि जब भी ऐसा रेटिंग होता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले R निकाल लेते हैं। तो इसका भी R निकालिए, इसका भी R निकालिए, और दोनों को पैरेलली कनेक्ट किया गया है। ठीक है, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। तो करंट पूछा है, हमें V दिया है, तो ये तो बहुत ईजी है। तो ये तो R है, ये भी R हमें मिल गया। मान लीजिए ये R1 ये R2 हमें मिला, पैरेलल में है तो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, 1/R1 और 1/R2 करके सॉल्व करेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस हमें मिल गया, V दिया है तो I निकाल लेंगे, I = V/R। ये तो ईजी हो गया सवाल। चलिए इसको कर लेते हैं आराम से। ये एक बल्ब, ये एक बल्ब, तो पहला के लिए रेजिस्टेंस निकाला, आ गया 484, दूसरे के लिए रेजिस्टेंस निकाला, इतना आ गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग इसको करके सॉल्व किए रेसिप्रोकल करके, और आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना 1210/4। हमें V दिया है 220 वोल्ट, R हमें अभी भी मिला, I निकालना है तो V/R करेंगे, सॉल्व करते करते आएगा यहाँ पे 0.73 एम्पियर। अब आप में से बहुत स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि इसका सॉल्यूशन तो कहीं पे आपको काफ़ी छोटा सा दिखा होगा, लेकिन ये सवाल का सही सॉल्यूशन यही है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ये पैरेलल ना बोल के अगर सीरीज़ बोल दिया होता ना, तो आपको शॉर्टकट तरीका से करने जाएंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, और एक डिसएडवांटेज है वो तरीका का कि बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे करंट निकालते हैं, यहाँ पे करंट निकाल दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर यहाँ पे ये V चेंज हो जाए ना, 220 वोल्ट की जगह पे 120 वोल्ट दे दे अगर, तब भी आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा अगर आप उस मेथड से करेंगे तो। लेकिन अगर आप इस मेथड से करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। अगर यहाँ पे पैरेलल की जगह पर सीरीज़ वर्ड भी अगर यूज़ कर देता सवाल में, तो हम लोग इतना सारा तामझाम नहीं करके सिंपल RS निकालते हैं, R1 + R2 करके, तो सिंपल सा RS मिल जाता है और फिर से वही सारा कैलकुलेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये सवाल होमवर्क के लिए भी रख सकते हैं कि एक बार इसको सीरीज मान के आप सवाल को कीजिए। ठीक है, और आंसर को कमेंट सेक्शन में बताइए कमेंट को कितना आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि विच यूजेस मोर एनर्जी, कौन ज़्यादा एनर्जी लेगा, एक 250 वाट टीवी सेट 1 घंटा यूज़ करके या फिर 1200 वाट टोस्टर 10 मिनट यूज़ करके। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P × T। तो पावर पता है, टाइम पता है, मल्टीप्लाई कीजिए आंसर निकालिए। फिर पावर पता है, टाइम पता है, इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए आंसर निकालिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये वॉट में है, ये भी वॉट में है। ठीक है, ये आवर में है, ये मिनट में। अब क्या कीजिए, इसको भी आवर बना लीजिए।
तब कंपैरिजन करना ईजी होगा क्योंकि दोनों का यूनिट सेम होगा। वाट आवर में ये आएगा एनर्जी और ये भी आएगा वाट आवर में एनर्जी, फिर कौन सा ज़्यादा होगा आपको बता देना है, ठीक है। ये आप खुद से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, वो 15 एम्पियर करंट निकालता है 2 घंटे के लिए, तो कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड। तो अब देखिए लैंग्वेज कैसे लोग देता है, रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड, तो ये तो इंडायरेक्टली क्या बोल रहा है, पावर निकालने बोल रहा है कि किस रेट से हीट मतलब एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, मतलब ये पावर है। तो पावर निकालने का पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर। तो हमें दिख रहा है कि आई है और आर हमें पता है, तो आई स्क्वायर आर कर देंगे, आ जाएगा आंसर मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे टाइम का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बस तो यही था ये चैप्टर, पूरा चैप्टर ये एंड होता है यहीं पर। उम्मीद करते हैं आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछा कीजिए, ठीक है। और फिर यही है, मिलते हैं बहुत जल्द अगले चैप्टर के साथ, और दोस्तों के साथ भी थोड़ा शेयर कीजिएगा ये वीडियो को, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और चैनल पर बाकी भी और सारे वीडियोज़ है क्लास 10 के, आप उसको जरूर चेक कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।